जी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे 6 यूनिट के अंतर्गत सेकंड अध्याय की बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट अध्याय पढ़ा दिया है। यूनिट आपकी 6 है, शिक्षा में शोध। सेकंड अध्याय में आपको पढ़ना है शोध समस्या और चर एवं परिकल्पना, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपकी हेडिंग आती है? एक आपकी हेडिंग हो जाती है शोध समस्या और चर परिकल्पना, ठीक है, या प्रकल्पना बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपकी इतनी हेडिंग्स आती हैं। परिकल्पना के स्रोत, परिकल्पना का वर्गीकरण या प्रकार कह सकते हैं, टाइप्स या परिकल्पना का निर्माण और जो है परिकल्पना का परीक्षण। यहाँ पे बात करेंगे सेकंड अध्याय, ठीक है, शोध समस्या एंड जो है एवं चरण एवं परिकल्पना, ठीक है, चरण और परिकल्पना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये आपका जो है फर्स्ट अध्याय था, ठीक है। हमने फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत आपको हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। शोध पढ़ाया है, शोध के उद्देश्य पढ़ाया है, शोध के जो है विशेषताएं पढ़ाई हैं, शोध के प्रकार भी पढ़ाए हैं, प्रकार आपके जो है, ठीक है। और अब जो है आपका सेकंड अध्याय हमने आज की क्लास में स्टार्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ से, ठीक है, शोध के जो चरण हमने आपको पढ़ा रखे हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये आपके जो है शोध के चरण हो जाते हैं, ठीक है। तो शोध के चरण आपके 8 प्रकार के हैं, ठीक है। यानी कि शोध समस्या का चयन, सबसे पहले जो है समस्या का चयन करेंगे, ठीक है। साहित्य समीक्षा यानी कि फिर आप जो है उसकी पहचान करेंगे, समस्या करेंगे, ठीक है। जो आपने शोध समस्या ली है उसके बारे में आप डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। परिकल्पना है उसका जो है अनुमान लगाएंगे। तो इसी प्रकार से ये शोध प्रारूप, फिर आता है न्यायाधीश प्रतिदर्श चयन और ये शोध प्रस्तावना लेखन। कहने का मतलब ये है जितने आपके चरण है इसी से रिलेटेड जो है पूरा टॉपिक आपका है शिक्षा में शोध। आज की क्लास में सेकंड अध्याय में जो है ये शोध समस्या के बारे में पढ़ना है आपको, साहित्य समीक्षा के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो है आपका आता है चर परिकल्पना या परिकल्पना पढ़ना है। ये सब आपका आएगा, इसलिए हमने इसको जो है आपको बताने का जो है प्रयास किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड अध्याय, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है सेकंड अध्याय है आपका, इसी को हम आज पढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो शोध के आपके चरण है हमने बताए हैं, ठीक है। और हमने इसके पहले आपको शोध के प्रकार पढ़ाए, प्रकार के अंतर्गत जो जितने भी आपके शोध के प्रकार हैं उसमें से इंपॉर्टेंट जितने हैं हमने शोध के चरण भी बताए हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमने शोध के चरण बताए, तो यहाँ पे ये शोध समस्या अभी हमने आपको बताया, ठीक है, आता है सबसे पहले। फिर आपका जो है समीक्षा आता है, यानी कि साहित्य समीक्षा आता है। फिर आपका जो है परिकल्पना, ये सब इसी के अंतर्गत है। यहाँ पे देख सकते हैं आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो शोध समस्या है यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका शोध समस्या है, ठीक है। यानी कि शोध समस्या क्या होता है, ठीक है, जानने की कोशिश करिएगा थोड़ा। शोध समस्या वह विशिष्ट प्रश्न समस्या या कठिनाई है जिसका शोध करता है, यानी कि जिसका शोध करता अपने अध्ययन में समाधान खोजने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है जैसे कि कोई कठिनाई है, ठीक है, या किसी प्रकार की समस्या है आप जिसका शोध कर रहे हैं, ठीक है। तो शोधकर्ता जो होता है, जैसे हम आप या कोई भी शोध कर रहा है, ठीक है, किसी समस्या का, तो उसका अध्ययन में जो समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, समाधान खोजने का जो प्रयास करते हैं उसी को शोध समस्या कहते हैं, ठीक है। यह एक संक्षिप्त कथन है, जैसे कि आप जान सकते हैं जो वर्तमान ज्ञान में अंतर, यानी कहने का मतलब है जो वर्तमान ज्ञान में, यानी कि जो जिसे आप पढ़ रहे हैं उसी का जो है आप दोबारा से उसका जो है उसके अंतर उसमें जानना कि उसमें और अंतर क्या हो सकता है, उसमें समाधान करना और नए तरीके से खोजना, ठीक है। तो जो वर्तमान ज्ञान में अंतर या जो कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में जो है वांछित स्थिति की जो है बीच के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शोध समस्या क्या है, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि शोध समस्या एक ऐसी स्थिति है जो शोधकर्ता में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। और ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। शोध समस्या कैसे बनती है? यह मौजूदा ज्ञान में किसी अंतर सिद्धांत में विरोधाभास या वास्तविक दुनिया की चुनौती को पहचान कर बनती है। इसको डिटेल में यहाँ पे आप समझिए। इसके बाद आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है शोध समस्या। नहीं समझ में आया है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। शोध समस्या या रिसर्च आप कह सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तो समस्या किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिला होती है। समस्या का चयन किसी भी शोध का सबसे पहला व महत्वपूर्ण कार्य होता है और मानव समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधन अपनाता है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है और आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में बाधा ही समस्या है। एक सुप्रस्तावित समस्या स्वयं ही अपना जो है आधार समाधान होती है। कहने का मतलब है जैसे कि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उसका जो है आपको मिल नहीं पाती है, ठीक है, वही एक समस्या हो जाती है, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें एक समस्या के समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। कार्ल लिंगर के अनुसार देख सकते समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य कथन है जिससे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है कि दो या दो से अधिक चरों में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। चर क्या होता है? चर होता है जैसे कि कोई कार्य है, ठीक है, वस्तु है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वही चर होता है, ठीक है। समस्या के कारण ज्ञान में अवरोध, ये ज्ञान में अवरोध हो जाएगा। जैसे कि समस्या के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे अभी इसमें बताया गया कि जो है समस्या ये होती है जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए हमको प्राप्त नहीं होती है, वही जो है समस्या उत्पन्न करती है, समस्या हो जाता है, ठीक है। मार्ग में जो चीज़ हमको प्राप्त करना है, ठीक है, आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वही समस्या होती है। या इस प्रकार आप कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने बताया समस्या या जिसका शोधकर्ता अपने अध्ययन में समाधान खोजने का प्रयास करता है इस प्रकार से। तो ये जो कारण के तौर पे हमें बताया गया है, तो कारण के तौर पे आप जान सकते हैं कि जैसे ज्ञान में अवरोध है कि ज्ञान का जो है अवरोध, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। या स्थिति प्राय उस समय उत्पन्न होती है जब एक घटना के संबंध में हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान में अवरोध यानी कि कम ज्ञान होना, ठीक है। विरोधी परिणाम होता है और ये किसी तथ्य की व्याख्या हो जाता है, ठीक है। ये सारी आपके आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में बताएंगे, बाकी डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है। और समस्या के स्रोत ये हो जाती है परस्पर विरोधी अनुभव से होती है, ठीक है। स्रोत पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्य से और अनुसंधान के सुझावों में प्राचीन सिद्धांतों से, कक्षा विद्यालय समुदाय से, पद्धति संबंधी दोष द्वारा, ठीक है, द्वारा होगा, ठीक है। शिक्षा में नवीन पद्धतियाँ। और इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं समस्या के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये आपके हो जाएंगे समस्या के प्रकार। ये थोड़ा आप एक बार देख लीजिए नजर में इसको। सैद्धांतिक समस्या हो जाता है, ठीक है, एक व्यवहारिक समस्या है, एक सर्वेक्षण संबंधी समस्या है और एक से संबंधात्मक जो समस्या है और प्रायोगिक समस्याएं हैं। ये समस्या के प्रकार हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं चर। यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा, ये आपका चर हो जाता है, ठीक है। चर की उदाहरण है, चर की विशेषता पढ़ लीजिएगा और चर के प्रकार आपके इंपॉर्टेंट है तो इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आपके पूछा जाता है वही हम टॉपिक जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट का पेपर आपका जो है पता है कि हाँ जो है डेट आ गई है, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, पेपर की डेट आपकी 21 जून से जो है 30 जून है। ठीक है, 21 जून से स्टार्ट है और 30 को समाप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे चर क्या होता है। चर किसी घटना क्रिया प्रक्रिया को जिसका अध्ययन किया जा रहा है वह प्रभावित करने वाला कारक है। प्रयोगात्मक विधि चरों पर आधारित होती है। प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य कारण प्रभाव संबंधों को ज्ञात करना होता है। ये चर की अवधारणा है, अंग्रेजी शब्द में से वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चर वह है जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। शोध में चर का तात्पर्य वस्तु घटना वस्तु के गुण से होता है। यहाँ पे देख सकते हैं चर यानी कि शोध में जो चर होता है। ठीक है, तो चर से तात्पर्य वस्तु घटना या वस्तु के गुण से होता है जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, कार्लिंगर के अनुसार देख सकते हैं चर एक ऐसा गुण होता है जिसकी अनेक मात्राएं होती हैं। यहाँ पे बोला गया है ये जो चर होता है, ठीक है, चर जो है किसी घटना या वस्तु को बोला जाता है उसके गुण से होता है। ठीक है, घटना होती है जिसका आप मापन कर सकते हैं। इसके बाद विशेषताएं के तौर पे देख सकते हैं। विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं किसी भी वस्तु चीज़ या घटना को चर कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण हो। यानी कि चर आप किसे बोलेंगे, चर उसे इस किसी चीज़ या वस्तु या घटना को जो है कहेंगे जो चर कहलाने योग्य जिसको मापा जा सकता है। चर वह श्रेणी में नहीं आ सकता है जैसे कि विभ्रमक और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रतिक्षण को चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और अगला पॉइंट आता है आपका गुण के रूप में, विशेषताएं के रूप में। यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल मात्रात्मक ढंग से हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि मापन गुणात्मक ढंग से भी हो तो इसे चर श्रेणी में रखा जा सकता है। चरों के प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्र चर, यहाँ पे ये आपका जो है चर के प्रकार या वर्गीकरण के रूप में देख सकते हैं। एक चर होता है आपका स्वतंत्र चर। ठीक है, और दूसरा आपका एक होता है यहाँ पे चरों का वर्गीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे यहाँ पे चर। ठीक है, यहाँ से देखने की देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चरों का वर्गीकरण या आप कह सकते हैं चरों के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानने की कोशिश कर सकते हैं चर के प्रकार आपके कितने भागों में बटा हुआ है। यानी कि एक स्वतंत्र चर आपका एक आपका स्वतंत्र चर है। ठीक है, एक आपका ये स्वतंत्र चर हो गया और एक आश्रित चर हो गया, एक बाह्य चर हो गया, एक मात्रात्मक चर और गुणात्मक हो गया। गुणात्मक वर्गीकरण चर यानी कि इसके जो है प्रकार होते हैं। ठीक है, गुणात्मक हो गया, एक खंडित चर हो गया, एक निरंतर चर हो गया। ठीक है, और ये स्वतंत्र चर जो आपका है इसको जो है दो भागों में विभाजित है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, और आश्रित चर इसे व्यवहार चर यानी क्रिया चर भी बोलते हैं। आपको बस दो चर पढ़ने हैं, एक स्वतंत्र चर आप पढ़ लीजिए और एक आप जो है आश्रित चर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट है, तो जितने आपके इंपॉर्टेंट है उसी को आपको पढ़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये स्वतंत्र चर आपको पढ़ना है। ठीक है, ये स्वतंत्र चर यानी कि यहाँ से आपको देखना है। ठीक है, स्वतंत्र चर ऐसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ किया जाता है। यानी कि प्रयोगकर्ता द्वारा जो है जोड़ तोड़ किया जाता है, तो ये स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र से आपको पता चल रहा होगा वर्ड से कि स्वतंत्र। ठीक है, यानी कि जो प्रयोगकर्ता होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है उसमें जोड़ तोड़ किया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्र चर एक प्रयोग के कारण कारक होते हैं जिन पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण रहता है, जिसमें वह जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी समस्या हो या कोई भी हो जो मतलब शोध कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है जिस प्रकार चाहे उसको जोड़ तोड़ कर सकता है। ठीक है, उसमें हेरफेर कर सकता है। इसके बाद आपका आता है और स्वतंत्र चर को भी दो प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्वतंत्र चर ई टाइप इसको बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया है, और एक स्वतंत्र चर जो है एस टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही पढ़ लीजिए स्वतंत्र चर के बारे में और आश्रित चर के बारे में। ठीक है, और बाकी आपको ये पता हो गया है कि आपके ये दो चर भी होते हैं। ठीक है, इसको दो भाग में बटा हुआ है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने अभी बताया था ना, वही है जो पहले सरणी के तौर पे बताया। आश्रित चर के बारे में पढ़ सकते हैं। स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवर्तन होता है, कहने का मतलब है जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो आपका आश्रित चर होता है, जिसका अध्ययन मापन किया जाता है उसे आश्रित चर कहते हैं। यानी कि अध्ययन मापन किया जाता है। और परिभाषा के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं आश्रित चर वह कारक होता है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर दिए जाने या हटाने या परिवर्तित करने पर इसके अनुसार ही प्रक्रिया लुप्त परिवर्तित होता है। ये आपका हो जाता है, ये आपका बाह्य चर होता है। ठीक है, तो बाह्य चर स्वतंत्र चर का प्रभाव हम आश्रित चर पर देखते हैं। जैसे ऐसे चर जिनका अध्ययन हमें नहीं करना होता है, शोधकर्ता जिनमें कोई जोड़ तोड़ नहीं करता है, उनका प्रभाव भी आश्रित चर पर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, इसको आप रहने दीजिए पढ़ने को। आपको हमने दो प्रकार के चर के बारे में बताया है, दो प्रकार के आप याद कर लीजिएगा, स्वतंत्र और आश्रित चर। ठीक है, और ये गुणात्मक और मात्रात्मक चर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बता ही रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा गुणात्मक चर। ठीक है, ये आपका गुणात्मक चर हो गया और एक आपका ये मात्रात्मक चर हो गया। ठीक है, ये आपका मात्रात्मक यहाँ पे एक चर हो गया। तो कहने का मतलब है कि चर आपके जो है कितने प्रकार के होते हैं। चर आपके जो है एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है और एक बाह्य चर होता है, और एक आपका जो है गुणात्मक चर हो गया और एक मात्रात्मक चर हो गया। और आप देख सकते हैं लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बताएंगे, उसी मतलब जो है टॉपिक को बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणात्मक चर वे चर है जिनके मानों को शब्दों निशब्दों या श्रेणियों द्वारा वर्णित किया जाता है। ठीक है, श्रेणियों द्वारा वर्णित किया जाता है, जैसे कि रंग, लिंग या उत्पाद का प्रकार की, जैसे कि तौर पर रंग रूप के आधार पर जो है आप गुणात्मक चर को पहचान कर सकते हैं। गुणात्मक क्या होता है, तब गुणात्मक रूप से आप समझ में आ रहा है। ये जो होता है भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है, इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि गुणात्मक चर इसको मापा नहीं जा सकता है और मात्रात्मक चर को मापा जा सकता है। ठीक है, यानी संख्याओं चरों में जो है यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे इसमें रंग रूप हो जाएगा। ठीक है, काला गोरा या पुरुष महिला कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो है भावात्मक पक्ष से संबंधित है, मतलब कि जो है अनुभव विचारों पर जो है शोध किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं बालों का रंग काले भूरे आदि जो है आपका जो है गुण होता है, ये लिंग के अनुसार देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये मात्रात्मक चर वे हैं जिनके मानों को संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि ये जो चर होते हैं इनके जो है मात्रा के द्वारा जो है संख्याओं को व्यक्त किए जाते हैं, संख्याओं द्वारा जिनका वजन जैसे कि वजन आय हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई यानी कि आयु, ऊंचाई हो गया, वजन हो गया। ठीक है, आयु हो गई यानी कि आप कितने वर्ष के हैं। ठीक है, वजन यानी किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, जैसे ऊंचाई और अंक यहाँ पे दिया गया, तो अंक का मतलब हो गया जैसे कि आपने 1 2 3 4 ये संख्याएं होती हैं इसी प्रकार से। ठीक है, जो संख्या को प्रदर्शित करता है। इसके बाद यहाँ पे अंतर के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप एक आपका सतत चर भी होता है। ये सतत चर भी एक होता है, किसी भी मान के बीच एक मान ले सकते हैं जैसे तापमान या वजन। असतत चर जो होता है केवल विशिष्ट मानों के बीच मान ले सकते हैं, जैसे किसी समूह में लोगों की संख्या, किसी परीक्षा पर जो है अंक। सतत चर तो ये वही है स्वतंत्र चर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बाह्य चर के अंतर्गत आता है सतत चर आपका।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर का जो है अंतर डिफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। ये जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, उदाहरण है आपके, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा गुणात्मक चर का उदाहरण, ठीक है। इसमें हो जाएगा आंखों का रंग हो गया, जैसे काला नीला भूरा, या आपका रंग हो गया गोरा नीला काला पीला, ठीक है। जो काला नीला पीला नहीं होता है, गोरा काला होता है, ठीक है। और लिंग पुरुष महिला ये सब आप दिल्ली शहर मुंबई ये सब जो है शहर के अंदर दिल्ली मुंबई हो जाएगा, गुणात्मक चर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसे मापा नहीं जा सकता, आयु ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है चर के जो है प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे चर के प्रकार के रूप में आप देखना है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चर कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है, गुणात्मक चर होता है, मात्रात्मक चर होता है, असतत चर, निरंतर चर। तो यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया स्वतंत्र हमने आपको पढ़ा रखा, ठीक है। आश्रित चर हमने पढ़ाया और आपको पढ़ाया है बाह्य चर, ठीक है। तो बाह्य चर पूरा नहीं पढ़ाया, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ लिया। स्वतंत्र यहाँ पे जो स्वतंत्र प्रयोगकर्ता द्वारा हेरफेर किया जाने वाला जो है चर होता है, ठीक है। स्वतंत्र चर जो होता है प्रयोगकर्ता द्वारा हेरफेर किया जाने वाला चर होता है, इसको रख लीजिएगा। आश्रित चर क्या होता है, स्वतंत्र चर में जो है बदलाव के आधार पर बदलने वाला चर होता है, ठीक है। उनकी बदलाव के आधार पर बदलने वाला जो है चर होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। मात्रात्मक चर आपका होता है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। संख्या, ठीक है। मात्रात्मक चर संख्यात्मक चर जो सतत या निरंतर हो सकता है, ठीक है, श्रेणीबद्ध हो जाता है। और एक आपका गुणात्मक चर आपने अभी पढ़ाया जो गुण के आधार पर जो है होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यदि जो छूट जाए उसको अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाए, क्योंकि आप जब पेपर आपकी वैकेंसी आएगी तो थ्योरिकल पेपर होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं श्रेणी वर्णित किया जाता है, ठीक है। मानों को यानी कि अनुभव पे आधारित होता है ये, ठीक है। भावात्मक चर जो कि हमने आपको बताया था। आप जानते हैं कि आपकी वैकेंसी जो है आएगी तो पेपर कैसे होंगे, ठीक है। तो आप सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, आपको जो है डीपली पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज़, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है, ठीक है। तो जो है ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा किसी स्टूडेंट के लिए ईजी होता है, किसी बच्चे के लिए जो है थोड़ा टफ होता है। और यहाँ पे कौन इतना ही आप याद कर लीजिए। और बाकी चल के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। लिंग ये तो अभी हमने आपको बताया, जो इसी प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं मापन क्या होता है, ठीक है। इसको भी आप, ये आपके जो है फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में भी टॉपिक है ये। तो चरों के मापन से मतलब है विभिन्न प्रकार के चर या मात्राओं को मापना, यानी कि ये जो चरों का मापन होता है, तो मापन से क्या मतलब होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के चर या मात्राओं को मापना, जैसे कि भौतिक गुण, जैसे लंबाई, वजन, समय, या सामाजिक गुण जैसे आयु, ठीक है। यहाँ पे आयु लिखा हुआ है। शिक्षा स्तर मापन में हम इन चरों को विशिष्ट इकाइयों या मानदंडों के माध्यम से मापा जाता है, ठीक है, मापता है, जिससे हम उनकी मात्रा या मान जान सकते हैं। इसके बाद उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं भौतिक मापन हो जाता है एक व्यक्ति की लंबाई को मीटर में मापना, कहने का मतलब है भौतिक में मापना, ठीक है। तो ये जो होता है लंबाई को मीटर में मापना, किसी वस्तु को वजन किलोग्राम में मापना। सामाजिक तौर पे देख सकते हैं एक व्यक्ति की आय को रुपये में मापना, ठीक है। आय को, सॉरी यहाँ पे आय ही था, ठीक है। किसी समूह की शिक्षा स्तर को वर्षों में मापना। और मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हैं स्तर कौन कौन से होते हैं। तो 4 आपके मापन होते हैं, ठीक है। वर्गीकृत किया गया है मापन को 4 स्तरों में जो है भागों में बांटा गया है, आप कह सकते हैं, ठीक है। या विभाजित किया गया है, कह सकते हैं। नाम मात्र हो जाएगा एक, ठीक है। एक आपका हो जाएगा नाम मात्र, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉमिनल मेजरमेंट। और एक हो जाएगा क्रमांक, एक आपका हो जाएगा अंतराल, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा ये, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है मापन जो है 4 प्रकार के हैं। तो देख सकते हैं नाम मात्र मापन के अंतर्गत इस स्तर पर डेटा को केवल नाम या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए लिंग, या आप कह सकते हैं लिंग पुरुष महिला, यानी कि मेल फीमेल, ठीक है। धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये इनकी नाम मात्र सिर्फ नाम के आधार पर जो है बांटा जाता है, यानी कि अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। क्रमांक माप हो जाता है। इस स्तर पर डेटा को क्रम या रैंक के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन इसके दो क्रमांकन के बीच अंतर हमेशा समान नहीं होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा स्तर, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, किसी प्रतियोगिता या प्रतिभागियों का स्थान, ठीक है, अंतराल मापनी, ठीक है, अंतर करना। इस स्तर पर डेटा को क्रम या रैंक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। दो क्रमांकन के बीच का अंतर समान होता है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। उदाहरण के लिए तापमान या किसी परीक्षा का स्कोर हो सकता है, ठीक है। अनुपात माप क्या होता है, इस स्तर पर डेटा को क्रम या रैंक के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। दो क्रमांकन के बीच का अंतर समान होता है, इसके वास्तविक बिंदु होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है, इसमें वास्तविक बिंदु होता है। उदाहरण के लिए वजन, लंबाई या आय कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 4 स्तर होते हैं, आपको 4 स्तर याद रखने हैं। और मापन होता क्या है, ठीक है, यानी कि मापन के 4 स्तर मापन होता है विभिन्न प्रकार के चर या मात्राओं को मापना। मापन का मतलब होता है मात्राओं को मापना, ठीक है, अच्छे से याद रखिए। और इसमें आपको उदाहरण भी याद रखना है, ये ठीक है। उदाहरण होते हैं आपके भौतिक मापन हो सकता है, सामाजिक मापन हो सकता है, मापन के स्तर हो सकते हैं। तो सामाजिक मापन हो सकता है। और मापन की इस तरह से पूछा जाए तो आपको पता है कि ये सबसे जो है निम्न मापन होता है, ये निम्न मापन होगा आपका, ठीक है। ये निम्न आपका मापन हो जाएगा। और ये अनुपात मापन ये सबसे उच्च मापन होता है, ठीक है, उच्च मापन हो जाएगा, यानी उच्च स्तर का मापन है। तो ये आपके चारों में सबसे उच्च मापन जो है अनुपात मापन हो जाएगा, ठीक है। और निम्न मापन नाम मात्र हो जाएगा, नॉमिनल, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है परिकल्पना क्या होता है, परिकल्पना। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। परिकल्पना के प्रकार पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिकल्पना, ये परिकल्पना हो गया, ठीक है। परिकल्पना एक अनुमान या पूर्वानुमान होता है, किसी घटना या समस्या की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, जिसे प्रयोग या अवलोकन द्वारा परीक्षण किया जा सकता है, जिसे ठीक है किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण कदम है। परिकल्पना यानी कि परिकल्पना का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक परिकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या जो है किसी घटना समस्या की व्याख्या करने के लिए अनुमान होता है, अनुमान कह सकते हैं, ठीक है। परिकल्पना मतलब अनुमान कह सकते हैं। यह एक अस्थायी कथन है जो चरों के बीच संबंध के बारे में है, ठीक है। फिर परिकल्पना की परिभाषा के तौर पे देख सकते हैं कि परिकल्पना एक अस्थायी कथन है जो दो या अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में जो है बताता है, ठीक है, के बारे में है। इसे एक शिक्षित अनुमान या पूर्व ज्ञान पर आधारित अनुमान के रूप में भी जाना जा सकता है। फिर परिकल्पना के स्रोत आप देख सकते हैं। तो ये स्रोत होते हैं पिछला शोध और अध्ययन, वैज्ञानिकों द्वारा अनुभव, अवलोकन, सिद्धांत और ज्ञान, ठीक है। ये परिकल्पना आपकी हो जाएगी। और परिकल्पना के स्रोत यहाँ पे दिया गया है, तो एक नज़र में ऐसे ही देख लीजिए स्रोत, ठीक है। ये जो है आपके परिकल्पना के स्रोत हो गए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं परिकल्पना के स्रोत हो गए। तो स्रोत एक संस्कृति है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बोले दे रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं। संस्कृति है, एक विज्ञान है, और एक है पूर्व निष्कर्षों से नवीन निष्कर्ष निकालना, ठीक है, एक ये स्रोत हो जाएगा। और एक व्यक्तिगत अनुभव स्रोत आप याद कर लीजिएगा। रचनात्मक चिंतन हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा, एक सूझ हो जाएगा, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्या, ठीक है, उस क्षेत्र में हुए अनुसंधान, ठीक है, ये सारे स्रोत हो जाएंगे परिकल्पना के।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है और एक विशेषता इंपॉर्टेंट है इसकी परिकल्पना की, तो इसको एक नज़र में इसको भी आप पढ़ लीजिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। परिकल्पना के आप लक्षण या कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं। तो विशेषताएं आपकी परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए, ठीक है। जो परिकल्पना होनी चाहिए परीक्षण योग्य होनी चाहिए, परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, परिकल्पना सत्यापनीय होनी चाहिए, परिकल्पना अपनी समस्या का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए, ठीक है। परिकल्पना अल्पवेग होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि इसमें खर्च अधिक लगे, ठीक है, समय अधिक लगे। और कल्पना में जो है तर्क संगत सरलता से होनी चाहिए, तर्क संगत तो अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और परिकल्पना का कथन मात्रात्मक रूप में होना चाहिए। ये सारी आपकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद आपको देखना है ये परिकल्पना के प्रकार, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा कि जो है चर के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। चर क्या होता है, चर के प्रकार क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है परिकल्पना को हमने पढ़ाया और उसकी विशेषता बताई, स्रोत बताए परिकल्पना के, यानी कि हाइपोथेसिस बोलती है परिकल्पना को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। परिकल्पना का वर्गीकरण या प्रकार बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक आपका हो जाएगा यानी कि अप्रायोगिक और एक हो जाएगा आप यानी कि प्रायोगिक, ठीक है। यानी कि प्रायोगिक हो जाएगा, तो कहने का मतलब है एक हो जाएगा गैर निर्देशात्मक, एक हो जाएगा निर्देशात्मक। यानी कि परिकल्पना आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है। परिकल्पना आपकी दो प्रकार की, एक आपकी हो जाती है गैर निर्देशात्मक, एक हो जाती है निर्देशात्मक। और दूसरा नाम हो जाता है गैर निर्देशात्मक को अप्रायोगिक बोलते हैं और निर्देशात्मक को प्रायोगिकता बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत दो प्रकार की होती है निर्देशात्मक के अंतर्गत, यानी कि अस्तित्वपरक परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना हो गया, ठीक है। ये हो गए। और इसके अंतर्गत जो है साधारण स्तर पर परिकल्पना हो गया और विषम स्तर परिकल्पना और विशिष्ट स्तर जो है परिकल्पना हो गया। अब इसको जो है दो भागों में बांटा गया, ठीक है। सांख्यिकी परिकल्पना को, यहाँ पे जो सांख्यिकी परिकल्पना है इसको जो है बोला गया, एक बोला गया शून्य परिकल्पना और एक को बोला गया जो है शोध परिकल्पना या कह सकते हैं, यानी कार्य रूप परिकल्पना। इसको जो है दो भागों में बांटा गया, धनात्मक परिकल्पना, ऋणात्मक परिकल्पना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना कौन कौन से है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है ये, आपको एक पढ़ना है, एक ऋणात्मक पढ़ना है, ठीक है। धनात्मक पढ़ना है, एक संख्या सांख्यिकी भी पढ़ना है, ठीक है। और एक ये टोटल पूरा आपको पढ़ना है। ये इतने आपको पढ़ने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैर निर्देशात्मक, ठीक है। यानी कि परिकल्पना आपकी हाइपोथेसिस दो प्रकार की होती है, एक आपने पढ़ा गैर निर्देशात्मक, ठीक है, और एक आपने पढ़ा निर्देशात्मक, ठीक है। जो गैर निर्देशात्मक है इसको अप्रायोगिक भी बोलते हैं। तो ये नाम आपका जी है, इसी के हिसाब से आपको याद करना है इसको, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, दिशात्मक और जो है गैर, ये दो। और एक आपको पढ़ना है शून्य परिकल्पना, एक आपको पढ़ना है सांख्यिकी परिकल्पना। वैकल्पिक भी आप पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है। तो परिकल्पना आपके दो प्रकार की, उस हिसाब से हमने बताया जो आपके बुक्स में था। ये दूसरे प्रकार से, यानी कि हर बुक्स में जो है अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। तो आपको इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो दिशात्मक परिकल्पना होता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं प्रायोगिक, ठीक है। यानी कि प्रायोगिक जो है परिकल्पना भी बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यह परिकल्पना चरों के बीच संबंध की विशिष्ट दिशा की भविष्यवाणी करती है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा छूट रहा है, जैसे कि एक दूसरे चर पर जो है सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होगा, ठीक है। दिशात्मक जो है परिकल्पना होता है, इसे अप्रायोगिक बोलते हैं। दूसरा नाम, यह परिकल्पना चरों के बीच की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है। अब आपको समझ में आया होगा कि जो है गैर दिशात्मक जो परिकल्पना होता है ये भविष्यवाणी नहीं करता है, यानी कि चरों के बीच के संबंध की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है। जबकि कह नहीं पा रही हूँ, भूल जा रही हूँ, जिसे आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। शून्य परिकल्पना आपकी जो है शून्य परिकल्पना जो होती है, यह परिकल्पना बताती है कि चरों के बीच कोई संबंध या प्रभाव नहीं है। यानी कि शून्य से आपको समझ में आ रहा है कि शून्य मतलब शून्य, जीरो, ठीक है। यानी कि कोई संबंध नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। वैकल्पिक का मतलब क्या हो जाएगा, यह परिकल्पना शून्य परिकल्पना के विपरीत होती है, जिसकी चरों के बीच संबंध है, प्रभाव है। आपको दो करके याद करनी है, यानी कि ये दो आपको साथ में याद करने अभी बताएंगे। फिर सांख्यिकी परिकल्पना क्या होता है, सांख्यिकी परिकल्पना जनसंख्या के नमूने का जो है मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को इस प्रकार से याद करना है, जैसे ये दो आपको एक साथ याद करने हैं, ये दो एक साथ, यानी कि इसमें शून्य परिकल्पना में कोई जो है प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। और इसे अल्टरनेट या सार्थक जो है बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। तो ये जो होता है वैकल्पिक, तो इसमें जो है विपरीत होता है, यानी कि शून्य जो परिकल्पना है इसके विपरीत होता है, संबंध प्रभाव होता है, इसमें नहीं होता है। और ये जो दिशात्मक होता है इसमें इस संबंध की विशिष्ट दिशा भविष्यवाणी की जाती है, मतलब होती है, करती है, इसमें जो है नहीं होती है। इस प्रकार से आपको याद करना। सांख्यिकी परिकल्पना से मतलब है जनसंख्या के नमूने का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण। तो इससे समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो छूट गया था उसके लिए सॉरी। और ठीक है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वेबसाइट का जैसे कि एक चर का दूसरी चर पर सकारात्मक, इसको तो हमने बता ही दिया था, भविष्यवाणी नहीं करती। इसके बाद आपका आता है ये तार्किक परिकल्पना हो जाता है, इसको भी एक नजर देख लीजिए। यह परिकल्पना डेटा या साक्ष्य एकत्र किए बिना चरों के बीच संबंध बनाती है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपका पेपर है, ठीक है। तो आप सभी अपना रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो आपको नहीं आता है जो, ठीक है। थैंक यू।